जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जिले रियासी के पौनी इलाके में दिखे 2 संदिग्ध, सर्च ऑपरेशन जारी। महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री को दी चुनौती और क्रॉस एलओसी कमेटी और मध्य एशिया के लिए खुली सड़कें बनाने का किया आह्वान। कश्मीर के प्रांतीय प्रशासन ने कहा कि फिर से गर्मी की छुट्टियों की घोषणा करने की फिलहाल कोई योजना नहीं, अधिक छुट्टियों से पाठ्यक्रम पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने के होंगे आसार। जीएमसी बारामूला में एमबीबीएस छात्रों ने हाल ही में अपनी इंटर्नशिप वजीफे में वृद्धि की मांग, कहा अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। होटल रेडिसन ब्लू नरवाल में नई शिक्षा नीति, सीयूईटी और करियर काउंसलिंग पर शिक्षक सम्मेलन का किया गया आयोजन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। रियासी जिले के पौनी दादुआ में संदिग्ध दिखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यहां ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एक महिला ने अपने घर के बाहर किसी हथियारबंद व्यक्ति को देखा और शोर मचा दिया। कथित तौर पर महिला को देखते ही हथियारबंद लोग भाग गए, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पीडीपी के स्थापना दिवस पर महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह को नियंत्रण रेखा के पार कश्मीर के प्रत्येक पक्ष से 20 प्रतिनिधियों वाली एक समिति बनाने की चुनौती दी, जो प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साल में 2 बार बैठक करेगी। कश्मीर.com के अनुसार यहां एसके पार्क में 25वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए महबूबा ने अपनी आलोचना करते हुए कहा कि कश्मीर में उन लोगों को कैद करने और दबाने से क्या हासिल होगा जिन्होंने जनमत संग्रह में अपने अधिकारों के पक्ष में मतदान किया था। यहां तक कि आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद वहीद पारा को भी 2 लाख वोट मिले हैं। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया। मुफ्ती साहब यम साहब से वजीर आला बनो क्या गो ऐसे मरगुजार आई गवर्नमेंट, ऐसे कोई गई मंद, ऐसे बच्चे गई यतीम, ऐसे मालिश प्याओ फैसल क्या फैसल आए मुजफ्फराबाद रोड, फैसल आओ रावलाकोट रोड, फैसल आओ हिंदुस्तान वजीर आजम कश्मीर पाकिस्तान जबन मुसीबत से लाने खतर तैयार मसले कश्मीर हल करने खतर फैसल आओ एलके अडवाणी हो सख्त गिर बीजेपी लीडर यासीन मलिक, उमर फारूक, शबीर शाह, बाकी लीडर से बात करूं। मुफ्ती मोहम्मद सईद में तुझे पीडीपी कमाल तम साथ रवैया आमद आज जम्मू कश्मीर की हालत के ये हालत बदल मगर बदकिस्मती तम दफे मसले कश्मीर कहें ये दोस मज 2 शिफ्ट कर मसल गई पाने हल नतीजा हालात गई मुफ्ती साहब हालात ठीक करे तुम गई ठीक है तुझे पीडीपी जमात चाहिए फखर मेरे वर्करस चकुरत कासम फरूज खत्म 20 विकेट बेचुमा गुजराना चकुरत इखवान हुराज खत्म ये मुझे सारी बीजेपी के पर्दस्तल बीजेपी जानी सब के सुनावा दवन से नब्बर हो दीजिए तो ये फखर के तुम लीडर को ट्रेन वारिया तक 10 रतन में सुटिया साइसन इसने बाकी खत्म हो गया को काश जितने इज्जत काश जितने
कांग्रेस से अलायंस मज शरत है फोटा हटावन टास्क फोर्स हटावन बीजेपी के साथ नहीं, हमने मरकजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार से हाथ मिलाया। क्यों मिलाया? मुफ्ती साहब खराब कि जम्मू कश्मीर लुक करार यम दलदल मज खबर याद छुआ 28 जुलाई 2014 यस कोर तम तकरीर दपन बह जम्मू कश्मीर के लुकन बिलखुसूस क्रिश्चियन वनान अतः मेक स्टडी सब्जी बात करानी कश्मीर मुस्लिम मगर ये हिंदुस्तान की सरकार से वजीर आला बनने खतर किया जम्मू कश्मीर मसला हल करने खतर मगर बदकिस्मती तो कि मुफ्ती साहब रूज ना दरमियान तम गई दुनिया तम पत हालात गए तम वाक़ बिल्कुल लुको दिस न लुको दिस न काम करने मगर बस 2015 मज मुफ्ती साहब सरकार बनो अन वाजपेयी जी पत ग्राउंडस मज तम कर कशरम सलाम तम थो कशरन इन जख्मन मरहम अन मोदी जी ते यही आस लेके मोदी जी आएंगे जिस तरह वाजपेयी जी ने कश्मीर के लोगों के दिल जीते, ये भी कुछ मुंह से ऐसी बातें कहेंगे। जो हमारा वर्कर पत्थर खा के यहाँ पहुंचा था वो जो वापस जाएगा उसका खशाश बशाश। मगर बदकिस्मती मोदी जी उन्होंने जो बोलना था वही बोला, जो कश्मीरी सुनना चाहता था वो नहीं बोला। नतीजा ये वर्कर वापस गए तुम गई जख्मी, मगर उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ताला सोच कर तुम सेहत खराब तुम गई अस्पताल एडमिट मुझे वनस याद अस्पताल जिंदगी है आखिरी दौर तकरीबन तुमन डॉक्टर वोनमुत यह नसा हालात ठीक कह पता लगे कि मे ये दुनिया शायद क्या कर घरेलू कथ सह नार दित मे कमिस ताज थवन कलस पे ये लीडरो कोर्मुत ये सात बिस्तरस पे तुम लुकन हज फिक्र कह तुम दपान यह ताज कितन थोस पन्नी मर्जी मुताबिक कलस पे कस मगर मुफ्ती साहब सा फिक्र कहें कश्मीर के प्रांतीय प्रशासन ने कहा कि क्षेत्र के स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की फिर से घोषणा करने की कोई योजना नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए कश्मीर प्रांतीय आयुक्त विजय कुमार विदुरी ने कहा कि हमने पहले ही कश्मीर में स्कूलों का समय बदल दिया है, हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। संभागीय आयुक्त ने कहा कि सरकार मौसम की स्थिति पर नजर रख रही है, यदि आवश्यक हुआ तो प्रशासन तदनुसार निर्णय लेगा। देखिए, इसमें दोनों चीजें होती है। एक आपको पूरा आपका जो पूरा सिलेबस है वो तो आपको कंप्लीट कराना है, और स्कूल की टाइमिंग देखते हुए हमने चेंज भी करा दिया उसको, अब 1 बजे तक करा दिया। अब बहुत से पेरेंट्स कहने लगे कि बच्चों की नींद नहीं पूरी हो रही है। और आप अभी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद आप जब सर्दियाँ आएंगी फिर आप मुझसे कहोगे साहब सर्दियाँ पहले आ गई, आप पहले छुट्टी पूरी कर दीजिए। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, बच्चों का भी देखना है, उनका करिकुलम भी देखना है, सभी चीज़ का। तो अभी जैसा आप जानते हो कि मौसम ठीक है रहा था, इसके लिए उसकी स्कूल टाइमिंग चेंज कर दी, लेकिन अभी जो मौसम विभाग बता रहा है संडे की शाम से जो है मौसम करवट लेगा, ठीक होने वाला है। और अगर उस समय ठीक नहीं हुआ ये डिसीजन तो हमें मतलब कुछ ही मिनट लगते हैं कि हाँ भाई छुट्टी डिक्लेयर कर दो, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ईजी है, लेकिन सारी चीज़ें देखनी होती है। इसके अलावा एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर किसी पेरेंट्स को लगे कि भाई गर्मी ज़्यादा हो रही है या मेरे बच्चे इतना नहीं सहन कर पाएगा,
तो अगर उसको कोई अटेंडेंस में या उसको कोई इशू है तो वो ऐसा इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई अटेंडेंस का इशू भी नहीं क्रिएट होगा, वो भी आप निश्चित करो। वहीं कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि गर्म और शुष्क मौसम में जिन छात्रों की उपस्थिति कम होगी उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि हमने पहले ही गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी थी। हालांकि हमने गर्म मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया था। उन्होंने कहा अगर हम और छुट्टियां घोषित करते रहेंगे तो हम समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक स्कूल शिक्षा विभाग के लिए एयर कंडीशनर लगाना संभव नहीं था, लेकिन हम सरकारी स्कूलों में संरचना को व्यापक बनाने पर काम कर रहे हैं। इससे उसका कोई संपर्क नहीं है। हीट वेव चल रहा है, हम लोग सब गर्मी को झेल रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था है जिसमें हमने छुट्टी दी, छुट्टी को एक्सटेंड भी किया। अब जब तक गर्मी चलेगी तब तक अगर हम स्कूल बंद रखेंगे तो शायद हम स्कूली सिस्टम चला नहीं पाएंगे। अभी ठंड आएगी, ठंड के समय भी हम छुट्टी देते हैं, उसमें भी कितने दिन बंद करेंगे। और स्कूल्स को कुछ समय जो चलने का समय है वो तो कर रखना पड़ेगा। और ये कोई बात नहीं हुई कि अब गर्मी हो गई है तो मैं स्कूल बंद कर दूँ। इस तरह के डिमांड को मीट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर किसी को गर्मी की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे अटेंडेंस में, इधर 3, 4, 5 दिन, लेकिन स्कूल बंद करना इसका कोई समाधान नहीं है। सर, आपको लगता है कि ऐसे इंतज़ाम स्कूलों में रखना चाहिए कि गर्मियों के हवाले से, सर्दियों के हवाले से ऐसी फैसिलिटीज? स्कूल की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, शेड है। अब हम अभी इस तरफ नहीं पहुँचे हैं कि एयर कंडीशनर्स लगा दें। वो भी धीरे धीरे जैसे हम लोगों को ये सुविधा मिलती रहेगी हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। जीएमसी बारामूला में इंटर्न और एमबीबीएस छात्रों ने हाल ही में अपने इंटर्नशिप वजीफे में वृद्धि की मांग को लेकर शैक्षणिक ब्लॉक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वर्तमान में प्रतिमाह 12,300 रुपए का मामूली वजीफा प्राप्त करने वाले छात्र अपनी बुनियादी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए इसे 25,000 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जम्मू कश्मीर में वजीफा अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, जिससे उन्हें आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। काम हमारा ज्यादा है, हमारी ज्यादा है, काम हमारा ज्यादा है, काम हमारा ज्यादा है। We want justice. 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 1, 2, 3, 4 बंद करो अत्याचार। 1, 2, 3, 4 Increase hours. Increase hours. फोन करें उनको। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल है। आई एम एन इंटर्न इन जीएमसी बारामूला। जो आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट का इनेकाद किया तो इसका एक ही मकसद है, वो है कि जो इंतज़ामिया है उनको हम ये याद दहानी करें कि जो हमको पिछले 1-2 साल से हमें एश्योरेंस मिल रही है रिगार्डिंग स्टाइपेंड इंक्रीमेंट, तो एज इन जो मतलब ग्राउंड पे कोई मतलब डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम आज भी देखें तो हमारी जो ये पे है, हमारी जो स्टाइपेंड है वो एक अनस्किल्ड अनप्रोफेशनल जो लेबर है उससे भी कम है। तो अब क्या है कि जो हम 1-2 साल से हम इस डेवलपमेंट के रिलेटेड हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें जो अथॉरिटीज़ है सिर्फ हमें एश्योरेंस मिल रही है। हाँ, ये बात है कि जो कन्विंसिंग आंसर्स है, कन्विंसिंग जो जवाब है वो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बस एज इन सुपरफिशियली हमें एश्योर कर रहे हैं कि हाँ आपकी डिमांड जेन्युइन है, हम इसको पूरी करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हमें दिखाई दे रहा है। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक कमेटी तश्कील की थी 1 साल पहले,
तो उसमें उन्होंने प्रिंसिपल जेएमसीज को रखा था। उन्होंने उनको बोला था कि आप देखो कि फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे, अगर हम स्टाइपेंड इंक्रीज़ करेंगे तो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे। तो इसके रिलेटेड फिर जो ये कमेटी थी उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बोला था हाँ ये डिमांड जेन्युइन है, तो इनकी ये जो डिमांड है इसको पूरी की जाए एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी वो पेपर वर्क की थी उन्होंने कुछ बोला था हमें क्लियरेंस लानी है, रूरल पोस्टिंग है या कुछ और है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर कोई वो पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली। कोई भी वैसी वो चीज़, कोई इम्प्रूवमेंट अगर हम देखते प्रैक्टिकल लेवल पे, अगर वो कोई ऑर्डर वैसा निकालते कि वो यार कंसिडरिंग स्टाइपेंड हाइक, वैसा कुछ उन्होंने ना वर्बली बोला और ना ही कोई ऑर्डर वैसा कुछ निकला। तो बस उन्होंने हमें अगर कुछ बोला है वो यही वो लेटर्स हमने देखे हैं कि हम अभी देख रहे हैं फाइनेंस इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे, रूरल पोस्टिंग है वो कैसी चल रही है, तो उस चीज़ को वो देख रहे थे। और ये दूसरी बात यह है कि जो अगर हम देखेंगे जो मेनलैंड इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ पे अगर हम आसाम की बात करेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द रिमोटेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे इंटर्न को दिया जाता है 33,000। अगर हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे जैसे एम्स है, जिपमर है, तो वहाँ पे इंटर्नस को मिलता है 30,000। और इस तरह से राजस्थान में मिलता है 25,000। और इसी तरह रिसेंट पास्ट में जो महाराष्ट्र है या हरियाणा है वहाँ पे भी स्टूडेंट्स वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी स्टाइपेंड इंक्रीज़ करो, तो उनकी डिमांड उन्होंने पूरी की और उनकी स्टाइपेंड इंक्रीज़ करेगी। तो आज उनकी वहाँ स्टाइपेंड है 25,000 के अराउंड। तो हम भी कोई नई चीज़ नहीं बोल रहे हैं, हम कोई वैसी वो डिमांड नहीं कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम उनको बस ये बोल रहे हैं जो कश्मीर में एक मेडिकल ऑफिसर की जो बेसिक पे होती है, जो एक NMC गाइडलाइन भी है कि इंटर्न को आपको उतना पे करना है, जो एक मेडिकल ऑफिसर की बेसिक पे होती है उसका हाफ इंटर्न को पे करना है। तो हम बस वही डिमांड करते हैं। वो J&K की बात करें तो यहाँ पे आता है अराउंड 26,000। हम 26,000 पे नहीं मांग रहे, हम बोल रहे हैं बस आप हमें 25,000 पर मंथ दे, ताकि हमारी जो बुनियादी अखराजात है, जो रोज़मर्रा के अखराजात हो, एटलीस्ट वो पूरे हो जाए। तो हाँ, इसी रिलेटेड हमने मतलब बहुत बार हमने ये जो हमारे सेक्रेटरी साहब है उनसे बात की, इसी तरह से हम फाइनेंशियल सेक्टर के साथ उनके साथ बात की, तो वो हमेशा यही बोलते थे हाँ आपकी डिमांड जेन्युइन है, हम इस पर गौर फिक्र। Embarrassing for us, then someone asks for a stipend and we are saying like it's only 12,000 a month, which is 400 a day only. So we are protesting here today to raise our concern against it and ask the concerned authorities. We are not pleading, we are demanding for a stipend hike. At least it should be around 1,000. अनफॉर्चुनेट जी, अपना नाम बताएं और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है इसके हवाले से। सर, मेरा नाम साहिल सिंह है और हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज कि 2 साल से जो हमारी स्टाइपेंड की मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है। सर, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि क्या कहते हैं कि हमारी जो स्टाइपेंड है वो इवन जो लेबर वर्कर्स होते हैं उनसे भी कम है। इवन मैं बात करूँगा कि पैन इंडिया जो है हमारा स्टाइपेंड सबसे कम है, जो J&K के इंटर्न्स हैं, मेडिकल इंटर्न्स इनके। एंड हमारी यही मांग है LG साहब से, सरकार से, कि जो स्टाइपेंड है जो इन्होंने 2 साल से मीटिंग्स कर रहे हैं उनका कोई फॉर्चुनेट रिजल्ट निकल नहीं रहा, तो एटलीस्ट उस स्टाइपेंड हमारा जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। बिकॉज हम जितना काम करते हैं उसके हिसाब से हमारा स्टाइपेंड बहुत ही कम है। और जैसे कि हरियाणा, जैसे कि बाकी स्टेट्स में मेडिकल इंटर्न्स के लिए स्टाइपेंड जो है 25,000 30,000 किया गया है, तो हमारा भी एटलीस्ट उनके बराबर तो होना ही चाहिए, बिकॉज हम उतना ही काम करते हैं। तो यही हमारी मांगे हैं सर, और आज इसलिए हमने जो है प्रोटेस्ट किया है। तो कब से जो है ये प्रोटेस्ट जारी है और कब तक रहेगा? सर, ये हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारी जो मांगे पूरी नहीं हो जाती। बिकॉज क्या कहते हैं, पिछले साल भी हमने जो है जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं हमारे रिस्पेक्टेड, उनसे भी हमने बात की थी, उनको हमने एप्लीकेशन भी दी थी और उसका कोई फ्रूटफुल जो है अभी तक क्या कहते हैं रिजल्ट निकला नहीं है। तो तब तक ये जारी रहेगा। कब से इस सैलरी पर आप काम कर रहे हो? सर, ये जो हमारे पिछले सीनियर्स थे इंटर्न्स, उन्होंने भी पहले ये किया पिछले साल, और अब हमने भी ये जारी रखा है। तो राधा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा होटल रेडिसन ब्लू जम्मू में आज सामूहिक रूप से एक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष के शिक्षाविदों द्वारा समर्थित जम्मू क्षेत्र के प्रिंसिपल, CUET और NEP 2020 जैसे समकालीन मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रमुख शिक्षकों की दूरदर्शिता और नेतृत्व छात्रों को शिक्षा क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तनों के अनुकूल होने में मदद प्रदान करना रहा। ऑल द न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज वन एजेंडा। वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 एजुकेशन एंड 1 एग्जामिनेशन। एंड आई थिंक NEP, NEET, CUET, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं उसकी, जो कि उनके एजेंडे का एक पार्ट है। बेनिफिट्स क्या हैं CUET के, वो हम लोगों ने यहां पे काफी डिस्कस किया। मैं
पर्सनल एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूँगा। My name is Shamsher Singh Nathyal. I am founder director of Radha Foundation. She is my daughter. She too is founder director of Radha Foundation, which is conducting this educator in conclave. आज का जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया क्या मकसद क्या है इसका? इसका मकसद क्या है? इसका सिंपल सा मकसद ये है कि जो एजुकेशन लाइन में आज की डेट में बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, उनकी जानकारी इतनी जल्दी लोगों तक नहीं पहुंच रही जितनी जल्दी तब्दीलियां आ रही हैं। और उसमें बहुत सी तब्दीलियां इस कदर हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, एग्ज़ाम सिस्टम बदल गया, पहले अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, आजकल एक कॉमन एग्ज़ाम हो गया। इसके बारे में जो बच्चे हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं, टीचर्स को भी नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं है। इसी के बिहाफ पे पहले गिने चुने सब्जेक्ट होते थे, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, लॉ हो गया। अब अलग अलग स्ट्रीम जो हैं, दे आर नियर अबाउट 26 स्ट्रीम्स। उनमें से एक स्ट्रीम ऐसी है, डिज़ाइन योर डिग्री। हम स्टूडेंट को कहते हैं आप जो पढ़ना चाहोगे हम वैसे डिग्री बना देंगे। तो ये जानकारी बड़े कम लोगों तक है, जैसे जो सिटी के लोग हैं उन तक है, गांव के लोग या जो थोड़े फार फ्लंग एरिया में लोग हैं उन तक ये वाली बात पहुंची नहीं है। तो हमारा मोटिव ये है कि हम उन लोगों तक ये वाली बात पहुंचाएं। इसके लिए एक एग्ज़ाम है, जैसे आजकल हर एक चीज़ नेशनल लेवल पर हो रही है, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन राशन कार्ड, वन नेशन, वन एग्ज़ाम। पहले एग्ज़ाम जो अलग अलग रहते थे और एग्ज़ाम में बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को 10 कॉलेज में या 12 कॉलेज में अप्लाई करना है तो 12 अलग अलग कॉलेज में अप्लाई करता था, 12 जगह एग्ज़ाम देने जाता था, 12 जगह फ़ीस देता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बना दिया जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट के बेस पर लोगों में एडमिशन मिलेगी कॉलेज में। पहले एडमिशन मिलती थी वो जो 10+2 के मार्क्स होते थे उनके बिहाफ पे, अब एडमिशन मिलेगी जो इस एग्ज़ाम में वो नंबर लेंगे उसके बिहाफ पे। ठीक, ये इसका जो इतनी चेंजेज आ रही हैं और यकदम आ रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे 2020 से स्टार्ट हुई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ वेरी गुड, उसके लिए जिसने अभी स्टार्ट करना है। लेकिन जो 7th, 8th, 9th में पढ़ा है या 10th में जा रहा है उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उससे इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं, टीचर को है नहीं। इसके लिए किसी को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई आप चेंज लाओगे उस चेंज में आपको हिंड्रेंस से जाएंगी, उस चेंज में आपको बीच बीच में प्रॉब्लम जाएंगी। जो 7, 8, 9 साल तक ये प्रॉब्लम चलेंगी उसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और ये एड्रेस हम सिर्फ सिटी में नहीं कर रहे, हमारा जो फोकस है वो सेमी अर्बन और रूरल एरिया है। बेशक हम मीटिंग यहाँ जम्मू में कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी पहली मीटिंग है। शिवसेना यूबीटी इकाई जम्मू कश्मीर इकाई ने आज पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिवस पर एक पोस्टर जारी कर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया तथा गरीबों व जरूरतमंद लोगों में खाना भी बांटा गया। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने नशे को नाश का द्वार बताते हुए एक पोस्टर जारी कर युवाओं को इससे दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति को ही नहीं, उसके परिवार, समाज बल्कि पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है। साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी व नशे की लत के आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति है। जिस देश का युवा स्वस्थ होता है उस देश को विश्व गुरु बनने व तरक्की की राह पर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो सिपाही हैं, आज हमने नशे से मुक्ति का जो है संकल्प लिया है, जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। आज एक पोस्टर जारी कर हमारी युवाओं से भी अपील है कि नशे से दूर रहें, नशा जो है नाश का द्वार है। देखिए जम्मू कश्मीर के आंकड़े डराने वाले हैं। जम्मू कश्मीर लगातार पिछले कुछ सालों से हमारा युवा जो है नशे के दलदल के अंदर फंसता जा रहा है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ की आबादी के अंदर 10% लोग यानी 10 लाख के आसपास लोग जो है वो नशे के आदी हैं। इसमें से 6 लाख युवा लोग हैं और उसमें से भी जो है 90% वो लोग हैं जो 17 से 33 साल की उम्र के अंदर हैं। तो बहुत कुछ सोचना है, हमें नशे से दूर रहना है,
जन जन को जो है इस अभियान के अंदर शामिल किया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से नशा मुक्त हो सके। इस मौके पर आज हमने गरीब और असहाय लोगों के अंदर खाने के पैकेट भी वितरित किए हैं और हमारी कामना है हमारे पक्ष प्रमुख के लिए स्वस्थ रहें, उनकी दीर्घायु हो और जम्मू कश्मीर खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। वहीं रियासी जिले के चिकना इलाके में शुक्रवार शाम को पेड़ से गिरने से एक व्यक्ति अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में जिला अस्पताल रियासी ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अशोक कुमार को जिस समय अस्पताल में लाया गया उस समय उनको उपचार का सही व्यवस्था नहीं दी गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अशोक कुमार की मौत के बाद मौके पर आए उनके परिजनों ने जमकर बवाल मचाया, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। डीसी और अन्य अधिकारियों को मौके पर आकर अस्पताल में अपनी ड्यूटी से लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। सरदार साहब डॉक्टर है को 2 मेडिसिन 25 दिखी उसने क्या कोई 1 मिनट 2 मिनट 25 दिखी बस एक बाजू करके पॉलिसी जीरो करते हैं लापरवाही रियासत खास करके कोई डॉक्टर नहीं किसी की वायु कट गया किसी कोई जम्मू लाखवारी बनी है जो मैं बता लाखवारी बनी है बंदा मर गया, चीजा मर गया अस बोलने हक नहीं है। रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं और सारे बंदे मरी जाते रोज ना, क्या इतने डॉक्टर कोई ड्यूटी नहीं है। सरकार आखा दी कि अस लोगों को फायदा देना हुकूमत आखा दी कि अस हिंदुस्तान की जनता और जम्मू कश्मीर की अस एक बढ़िया सुविधा दिया और लान पे ऐसी सुविधा सुविधा पर जिथे जिथे डॉक्टर नहीं रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है डॉक्टर का नहीं उसने डॉक्टर कोई नहीं कंपाउंडर आता दिखदा वो भी गायब। ये हालत है रियासी डिस्ट्रिक्ट मरीज सारा चलता ओदी डेथ करिए बहुत बेशर्मी है हॉस्पिटल शेम 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 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की बोला मेरा जीजा भरा आओ मैं ता बोला मेरा जीजा नहीं होता भरा और नहीं होता। बात सर ये हुई थी एक्चुअली ये कहीं दरख्त से गिरे थे चंका से, तो उधर से तुरंत ला दिए, इधर ही 20 मिनट लगा दिए होंगे जो रास्ते में। बिल्कुल बातें कर रहे थे, कोई ऐसी नहीं थी भाई जब बात नहीं कर रहे, बिल्कुल होशो साहब थे। हॉस्पिटल में लाए तो हॉस्पिटल आने के बाद फिर भी बातें कर रहे, पर्ची उन्होंने बोला पर्ची बना दो, पर्ची बनाने के बाद उसके बाद कोई भी डॉक्टर उसके पास आने का नाम ही नहीं ले भाई। फिर हम पूछे 20 मिनट कम से कम आधा घंटा मैं खुद खड़ा रहा, घर से आने उससे मैंने बोला भाई कोई है भाई के, बोलती है तो कोई डॉक्टर नहीं। मैं यार ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला तो मैं आधा कम मैंने 20 मिनट मैंने वेट किया, कोई डॉक्टर देख रहे। मैंने बोला अभी आगे पीछे घूम रहे, मैं डॉक्टर तो है ही कोई नहीं। मैंने बोला कोई नर्सें हैं,
तो तब तो सभी पूछ रहे हैं भाई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर कोई है। एक आगे किसी नर्स ने या किसी ने उसको ट्रिप लगाई थी, वो भी उससे ढंग की नहीं लगी थी, ठीक है। फिर उसने लगा दी 10-15 मिनट और लगा दिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने बोला भाई कोई डॉक्टर कौन सा है, और हमारे बगल में खड़ी है, कोने में बगल में खड़ी है, कोई नाम ही नहीं ले पाए, डॉक्टर भी इधर है। तो कोई नेम प्लेट नहीं होती है, कोई नेम प्लेट नहीं, कुछ क्या पता नर्स है, सभी बोल रहे हैं कम अंदर का 20 बंदे खड़े होंगे, बिल्कुल कोई नाम नहीं ले पाए। हम भी डॉक्टर हैं भाई, बात बताओ, सब बंदा मर रहा है, सब दम जा रहे थे उसके। तो हमने बोला भाई, फिर मैंने जो एक इंचार्ज है वो मेरा क्लासमेट था, बानू नाम है उसका, तो मैंने बोला बानू ऐसे मेरे जीजे की ऐसे सब सीरियस लग रहे हैं मुझे, तो ये बातें कर रहे थे, लेकिन उसके पास कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। फिर उसने नाम बताया भाई जो एक डॉक्टर है नहीं, ये नाम है। मैंने उसके कान पे फिर फोन लगाया, मैडम जी बात करो आप। मैंने बोला आप डॉक्टर हो ना, बात तो करो, नाम बताया। बोलती हाँ हाँ। तब 5 मिनट के लिए आई, टोटल कितने 5 मिनट। उसके बाद एक उनके साथ कोई सरदार जी, वो उसको बार बार करे तो बाहर चल, 10 मिनट उसको चेक भी नहीं करने दिया। हम देख रहे हैं बंदे सभी हंगामा कर रहे हैं भाई डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन वो उसको खड़े भी नहीं होने दे रहे। लेकिन हैरानगी की बात, उनके सामने बंदा मर रहा है, तो डॉक्टर पता नहीं क्या है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कौन सी इतनी नेग्लिजेंसी आ गई है, पर बंदा मर रहा है तो डॉक्टर दाएं बाएं घूम रहा है, तो वो भी बाहर निकल गया। फिर लास्ट में मैंने उसके दिल पे हाथ रख दिया, जो शर्ट के उनका एक बटन खोला, मैंने हाथ लगा, मैंने देखा कुछ ठंडा लग रहा है, ऊपर नीचे मैल हो गया। तो फिर आके हमने शोर किया, तब तक डॉक्टर उसको वगैरह ऑक्सीजन लगाने लगे, पंपिंग, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो गई थी। फिर इन्होंने कोई 10 मिनट लगाए, लेकिन वो लगाना समझो इनकी नेग्लिजेंसी थी, जो आधा घंटा 1 घंटे इन्होंने उनका इतना समझो नेग्लिजेंसी कर दी बंदे के साथ। अभी कोई बाहर का बंदा कोई नहीं है, सभी लोकल है। हम, मेरा नाम रवि कुमार है, ये मेरे चाचा जी हैं। ये एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, हमारा घर भी चनका में है और हम चनका के ही रहने वाले हैं। वहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा पेड़ था आम का, उससे ही आम तोड़ने लगे थे। आम तोड़ने लगे तो ये पेड़ के ऊपर से गिर गए, नीचे गिर गए। हमने तुरंत, अपनी गाड़ियाँ थी वहाँ पे, अपनी गाड़ियों में डाला। हम तुरंत उसी वक्त लेके ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में हम इधर रियासी पहुँच गए। अगर हमें ये पता होता यहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं है, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो हम जम्मू ले जाते बार से। लेकिन हमने सोचा चलो रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमें एक तो एम्बुलेंस मिल जाएगी, पहले पता तो चले तो लगी कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। हम जैसे ही लेके आए, इन्होंने बोला कि पर्ची कटाओ, हमने पर्ची कटाई, इन्होंने एक्सरा करवाया, एक करवाया, दूसरा करवाया। चाचा जी बात कर रहे थे हमारे साथ, बिल्कुल बात करते हुए आए हैं, हॉस्पिटल में बात की है उन्होंने हमारे साथ। उसके बाद उन्होंने बोला कि यार मेरे को यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को मतलब कि पेट उनका ना फूलना शुरू हो गया। तो हमने बोला कि एक बार इनको चेक तो करो। हमने डॉक्टर को जाके, सर रोए भी हैं डॉक्टर के सामने, लेकिन कोई भी उठने को तैयार नहीं था। ये तब उठे हैं जब हमारा बंदा डेड हो गया था, और हमने इनको एम्बुलेंस बोला था कि कम से कम हमें एम्बुलेंस दीजिए, हम जम्मू चले जाएंगे लेके, ठीक है। तो हम जम्मू लेके जाने को हम तैयार थे। इन्होंने हमें बोला 108 पे कॉल करो, हमने 108 पे कॉल किया, वो बोलते कि एम्बुलेंस जम्मू से आ रही है। फिर 102 पे किया, फिर भी हमें ऐसे ही बोला गया। हमें ये करते करते ठीक 1 घंटा यहाँ पे बीत गया है। 1 घंटे के बाद ये बोला जाता है कि हम अपनी एम्बुलेंस बुला रहे हैं, वो रियासी में खड़ी है, रियासी में भी इधर महादेव वाली साइड पे खड़ी है, उसको हम बुला रहे हैं। यार वो अगर 1 घंटा हमें पहले मिल जाती, कम से कम शायद उनकी डेथ लिखी थी हो जाती, लेकिन कम से कम हमारे दिल में ये तो नहीं रहता कि हमारे चाचा यहाँ पे आके दम तोड़ गए। हम घर से लेके भी आए, लेकिन हम ऐसे भी नहीं थे कि हम ले नहीं सकते थे, हम ले भी सकते थे। छोटे छोटे तीन बच्चियां उनकी घर में, एक बच्चा है, बच्चा सबसे छोटा है, 3 बच्चियां हैं, तो एक ही घर में कमाने वाले हैं ये। 21वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक एसएसएम कॉलेज प्री हासपुरा पट्टन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गुणवत्ता आश्वासन एवं उत्कृष्टता सेल के प्रधान सलाहकार डॉक्टर पीएन राजदान ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में एसएसएम कॉलेज के वाइस चेयरपर्सन दिल अफरोजा काजी और विभिन्न वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में शुरू किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग में शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स कोर्स शुरू करने के लिए कॉलेज प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की और इस संबंध में छात्रों के कौशल बढ़ाने में पाठ्यक्रमों को संचालित करने और बढ़ावा देने पर जोर दिया गया और बैठक में कॉलेज और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई। अब आप एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, मैडम दैट्स द फर्स्ट थिंग। वो पहला चीज आपको एलिजिबिलिटी किसके कहाँ से निकलेगा, उसका ये है कि बीटेक
he will get an S. That आपके डबल बच्चे एडमिशन के लिए आगे of the students. So we have taken the initiative and the classes are being conducted. present again. That's appropriate. Yes, this is. Short term जिसका इसमें तो लिखो ना साथ में कितने Is it names of 6 months? The skills will be 8 to 6 months at least. Long man. Yes, They come for 2 months, 1 month, 3 months. हमारे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है जम्मू और यहाँ पे प्राइवेट में उनको अभी तक परमिशन नहीं आई है. फाइल इज़ विद GAD डिपार्टमेंट. इट हैज़ टू मूव फ्रॉम देयर इमिडिएटली सो दैट कि हमारा ये साल भी वेस्ट ना हो जाए. इस कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमम यूसेज हो. यस टू द गवर्नमेंट एंड टू द GAD डिपार्टमेंट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर विच इज़ वेरी मच काइंड ऑफ कंसिडरिंग दिस. हमें डायरेक्ट एडमिशन्स देने में भी दिक्कत होती है, या अगर देते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी से उनके अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जाके हमें एक स्ट्रेन महसूस हो रहा है. लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब हमारी गवर्निंग बॉडीज़ बैठते हैं तो जो भी हमारी तरफ से फॉर्मेलिटीज़ वगैरह फुलफ़िल करनी होती हैं तो हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरपर्सन साहिबा, ये आई एम श्योर दे विल टेक एक्शन एंड वी विल हैव वेरी गुड रिजल्ट्स. Inshallah. Is that artificial intelligence is starting in each and every activity of the globe. So it has to be taken into action even in the case of a state like J&K. And here at present, the artificial intelligence teaching was not so prominent earlier. Now the college has started a short-term course. It will definitely benefit the students who are of this college, appreciating the positive points taken by the institution and advising them how to move forward in order to improve the quality and teaching learning of an institution. When we talk of a certificate course, it's a value addition to upgrade the तेजस एक पहल फाउंडेशन ने डोडा में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए डाक बंगला डोडा में एक समारोह का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में DDC चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल और डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया. टाइगर हिल को 26 जुलाई 1999 में वापस अपने कब्जे में लाते हुए जीत का भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे. गाए तब जय गाथा जय गण मंगल नायक जय है भारत भाग्य विधाता. जय है जय है. ऑपरेशन विजय सफल होने का ऐलान किया था और ये भी बताया था कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए शर्तें रखी थी. वे इस युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे. भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कब्जाई गई चौकियों को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया. करगिल की लड़ाई की भारतीय सेना ने मेंबर, तहसीलदार, मेरे RNB के एम्प्लॉयज़ और प्यारे बच्चों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है. आज के दिन जो हमारे देश ने आखिरी जंग लड़ी थी 1999 में, उसमें फतेह हासिल की थी और आज उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. हाल ही में डिस्ट्रिक्ट डोडा में आपने देखा होगा हमारे 4 जांबाज शहीद हुए थे. ये सब जो कुर्बानियां हैं ये देश के लिए हैं, हम सब के लिए हैं. तो आज के दिन एक तो उन सबको नमन और दूसरा हम सब एक प्रतिज्ञा लें कि देश के लिए जहां मौका मिले अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें और इस सोसाइटी को, इस देश को आगे ले जा सकें. तो
तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस यही कहूँगा कि आज हम दिल से उन लोगों को याद करें जिनकी वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद सांस ले पा रहे हैं। आपने बिल्कुल एकदम से मुझे खड़ा कर दिया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो अब इस टाइम पे सर को मना करना ये सही भी नहीं लगेगा। तो अभी जो मेरे छोटे भाई ने अभी जो गाना आपके लिए पेश किया, मैं उसी की 2-4 लाइनें कोशिश करूंगा कि संदेश से आते हैं का थोड़ा सा। मेरा नाम आकाश परिहार और मैं तेजस एक पैल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। और आज आप सब देख रहे हैं मेरे साथ मेरी पूरी टीम, तेजस की डिस्ट्रिक्ट टीम, डिस्ट्रिक्ट एसडीएचयू टीम, युवा जो हमारी टीम है वो सब। मैं आज आप सभी जानती भली बात भी जानते हैं कि करगिल विजय दिवस आज 25 साल करगिल विजय दिवस को हो गए। और आप सभी जानते हैं कि 1999 की जो जंग है वो भारत ने पाकिस्तान से जीती थी और उसमें हमारे जो विजय हुई थी, और उसी विजय को लेके आज हमने करगिल विजय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया। और उसके साथ साथ जितने हमारे जवान जो शहीद हुए, और रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे नोएडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जवानों ने अपनी जान न्यौछावर की, अपनी जान दी हमारे देश के लिए, उनको भी आज हमने नमन किया। और इसके साथ साथ हमने आज ये कार्यक्रम भी रखा था। उस कार्यक्रम में हमने जो पैट्रियोटिक सॉन्ग, संगीत, देशभक्ति के जो संगीत हमने रखा था वो इसलिए था कि हमारे नौजवानों के अंदर जो देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, देश के लिए काम करने का जज्बा पैदा हो, समाज हित के लिए काम करने का जज्बा पैदा हो। जो गलत समाज में गलत चीजें चल रही है उनके खिलाफ हमारे युवाओं को होना चाहिए। और युवा हमेशा, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ से है, उसको देश हित के लिए सबसे ज्यादा आगे आने की जरूरत है और समाज हित के लिए, देश हित के लिए काम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है सम्मान करना है, उनका साथ देना है, ना कि जो गलत विरोधी ताकतें उनका साथ देना है। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं यही अपील करता हूँ और युवाओं से भी कि देश हित के लिए, समाज हित के लिए, जो देश के लिए काम करते हैं उनका सम्मान करो। और जब भी कोई देश की कोई भी, जब आपको युवाओं को जरूरत हो, देश को युवा की जरूरत हो, तो हम सबको आगे आना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए। स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज ने पावनपुरी पौनी आश्रम में बने वीर युद्ध स्मारक पर कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान पुनः पौधारोपण अभियान भी चलाया गया, जिनमें से कई प्रकार के पेड़ लगाए गए और पेड़ों का अभिषेक भी किया गया। जो ईमानदार होगा वो कैसे नहीं सोचेगा। तो ऐसे ही शांति सही में सभी को चाहिए, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि सबकी सद्बुद्धि बनी रहे। हम लोग इसी तरह से यज्ञ हवन करते हैं और वेद मंत्रों से और मंत्रों के द्वारा यही प्रार्थना करते हैं कि शांति बनी रहे और उन सब लोगों को सद्बुद्धि मिले जो इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, वो कभी ना उठाएं, वो भी शांति के शरणागति हो जाएं। क्योंकि सभी लोग शांति चाहते हैं तो देश की उन्नति तभी हो सकती है जब मिलकर के चले, सभी लोग मिलकर के चले, एक साथ चले। तो आज हम लोग यहाँ धर्म नगरी पावनपुरी में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छा है। 11 दिन पहले हमारा यज्ञ चलता है, 11 दिन, और संकल्प लेता हूं ये यज्ञ अगले साल द्रास में होगा और द्रास के लिए संकल्प लेता हूं सभी लोग चलेंगे। कारगिल द्रास में आज 18-19 वर्ष होने जा रहे हैं। 2006 में यज्ञ हुआ था और इस यज्ञ के लिए मैं एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं। हमारी टीम का भी व्यक्ति कोई भी और हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जितने भी श्रद्धालु हैं, इस यज्ञ के लिए कोई किसी प्रकार का दान नहीं देगा और ना ही दिया जाए। जो जाए उससे साफ मना कर देना है कि इस यज्ञ के लिए बाबा जी ने तो दान मना किया हुआ है, उसको नहीं देना है। ये आप ध्यान से सुनिए। कोई भी किसी भी प्रकार से अगर करगिल यज्ञ के लिए जो द्रास में होना है उसके लिए कोई भी अगर आपसे बात भी करेगा कि भाई वहां यज्ञ बाबा जी ने संकल्प लिया है तो आप मदद करो या कुछ सहयोग करो, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी ही आवाज में, अपनी ही बातों से आप लोगों को एक संदेश दे रहा हूं कि इस यज्ञ के लिए कोई भी आपके पास आए तो उसे नहीं देना है। ये ठाकुर जी यज्ञ करेंगे, ये उन्हीं का यज्ञ है
और वही करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। अगले वर्ष ठीक 26 तारीख को हम लोग सभी वहां पे द्रास में उसी जगह पे कोशिश यही रहेगी कि उसी जगह पे आज के दिन पूर्णाहुति हो। 108 हवन कुंड बनेंगे और पूरे भारतवर्ष से जितने भी शहीद परिवार हैं सबको एकत्रित करके ले जा करके वहां पे उन नौजवानों को याद करेंगे जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, प्राणों की आहुतियां दी। हम उनके नाम से वहां पे आहुतियां देंगे उसी जगह पे जहां वो शहीद हुए थे, वही याद करेंगे उनको। और वहीं पे याद करते हुए हम उनको, ये लगातार 11 दिन चलेगा और 11 दिन आप हम सब लोग वहीं रहेंगे। ये आप लोग जितने नौजवान हमारे जितने जो रिटायर्ड फौजी हैं, मैं आप लोगों को फिर दोबारा निमंत्रण दे रहा हूं और आमंत्रित करता हूं। आज ही से अभी आप लोग सभी सबका नाम लिख लेना है और सबकी व्यवस्था अभी से हम लोग कर लेंगे। और आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जितने लोग चलेंगे, परिवार के भी चलेंगे, कोई उसमें वो नहीं है, सभी लोग चलेंगे और उसमें उसी जगह में सभी लोग हम उन नौजवानों को श्रद्धांजलि देंगे हवन के बाद। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। सभी श्रद्धालु सभी लोग आए हैं और यहाँ पर आकर के जो वीर स्तंभ है जो आप देख रहे हैं, शौर्य स्तंभ बना है धर्मनगरी पावनपुरी भूमि में, यहाँ पर हमने उन नौजवानों को जिन्होंने देश के खातिर प्राणों की आहुतियाँ दी, बलिदान दिया, हमने सबने मिलकर के उनको आज याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पे सभी परिवार के परिजन आए थे और बहुत सारे और भी फैमिलियों के साथ साथ कुछ हमारी संगत के लोग आए थे। तो इस तरह से जो है सभी एकत्रित हुए और इसी अवसर पे हम लोगों ने सबने भारत के अमरवीर शहीदों की याद में पेड़ भी बांटे और पेड़ लगाए भी हैं, जो उनको हमेशा याद बनी रहे उनकी। और इसी तरह से आज का जो पावन पवित्र दिवस है 26 जुलाई का, ये हमारे पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। सचिव एआईसीसी और डीडीसी सदस्य सुरनकोट मोहम्मद शाहनवाज चौधरी ने आज चिरलान पामरोटे खेल मैदान में स्वर्गीय मंजूर मनहास, स्वर्गीय रजाक मनहास और स्वर्गीय मुश्ताक मनहास की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। पहला मैच बेला क्रिकेट क्लब और मनहास क्रिकेट क्लब के बीच में खेला गया। आज चिराला पमरोड के स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेट मंजूर मनहास साहब, लेट रजाक मनहास साहब और लेट मुश्ताक मनहास साहब की याद में आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी और उसकी शुरुआत आज हमने यहाँ करवाई है। मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया। ख़ास तौर पे एजाज़ मनहास जी, अनीस मनहास, वकार मनहास, अदनान मनहास, आदिल मनहास, आमिर मनहास, रियाज मनहास और इनके सारे साथियों को, ऑर्गेनाइजर को मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने बुज़ुर्गों की याद में एक बड़ा टूर्नामेंट जो है जिसकी आज शुरुआत की, जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और मैं इनको मुबारकबाद करता हूँ कि इस वक्त ये नीड ऑफ द आवर है, वक्त की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए, कल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए, एकेडमिक्स की तरफ ले जाया जाए और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि आज ड्रग्स एडिक्शन बहुत तेज़ी से जो है हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों में जो है वो फैल रही है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हमारी नस्लों के लिए है, आने वाली नस्लों के लिए, और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज आज की डेट में है कि इससे कैसे लड़ना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाया जाए। इसके लिए मुबारकबाद करता हूँ कि हमारा जो सुरनकोट के नौजवान हैं वो अब स्पोर्ट्स कल्चर्स को रिवाइव कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुरनकोट में एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो बन के तैयार हो चुका है। कुछ ही दिनों में उसमें एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। पहला क्रिकेट टूर्नामेंट वहाँ शुरू होने जा रहा है डिप्टी कमिश्नर पहुँच की तरफ से। उसके बाद वहाँ अलग अलग गेम्स की जो एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी और हम इस कोशिश करेंगे कि वहाँ कोचेस भी आएँ। तो एक जिस तरह खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
did you see? Thar rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294।